हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की, जिसमें हरियाणा में अस्पतालों और जंगल सफारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि अब ईएसआईसी अस्पतालों में सामान्य नागरिक भी इलाज करवा सकेंगे। साथ ही सामान्य अस्पतालों में कर्मचारी ईएसआईसी की तर्ज पर इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सोहना में अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ भूमि पर जंगल सफारी बनाई जाएगी। ऑफिस सभी जो हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों की जो अलग अलग टीमें हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत सीधी कर रहे हैं। आज हरियाणा की बारी है तो हरियाणा 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के साथ उनके कार्यकर्ताओं का बैठक करा। जो पर्यावरण मंत्रालय के नाते से भी हम एक बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार आपको मिलेगी। गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का एक केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने किया है। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने क्लियर मार्क कर ली है और कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिजाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं एक सफारी का केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है और इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी कर रहे हैं। सर एक जो तो सामान्य समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें ताकि लोगों को लाभ जो है सब जगह मिल सके। जहाँ श्रमिक रहते हैं और ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है या मानो छोटे डिस्पेंसरीज भी नहीं है, वहाँ भी सरकारी अस्पतालों का उपयोग उसी आधार पर जो उनको जो सहायता ईएसआई से मिलती है उस प्रकार की जो सहायता उनको सरकारी अस्पतालों से मिले और जहाँ अच्छा नेटवर्क ईएसआई का है वहाँ जनरल पब्लिक को भी उसका लाभ मिले। काफ़ी बहुत शीघ्र गति से जो भूमि उपलब्ध कराई है, निश्चित रूप से हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीव्रता से लागू किया उसमें दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नजदीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अभी अरावली के 10,000 एकड़ जमीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से इसमें सहयोग करेगा और हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हैं हम उनका आभार। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि आखिर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम के बीच हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो चर्चाओं के बारे में बताते हैं। दरअसल ईएसआई अस्पताल का विस्तार होगा, ये पहली चर्चा है जो दोनों के बीच हुई। जब मुलाकात हुई, गुरुग्राम में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल बनेगा, ये चर्चा का विषय रहा और प्रदेश में 5 ईएसआई अस्पताल पर चर्चा हुई है। आपको जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किन किन चीजों पर मुहर लगी और चर्चाएं हुई हैं। ईएसआई विभाग के साथ जल्द स्वास्थ्य विभाग करेगा एमओयू। सोहना में अरावली सफारी पार्क परियोजना को पहचान दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 10,000 एकड़ में के भूक्षेत्र में स्थापित होगा सफारी पार्क। डिजाइन तैयार करने के लिए कई कंपनियों को भी आमंत्रण किया गया है। तो ईएसआई अस्पताल का विस्तार होगा। ये कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर मुलाकात हुई और इन पर बात हुई है। गुरुग्राम में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल बनेगा, ये प्रमुख मुद्दा रहा। प्रदेश की अगर बात करें तो 5 ईएसआई अस्पताल पर चर्चा हुई है और ईएसआई विभाग के साथ जल्द स्वास्थ्य विभाग एमओयू करेगा, ये भी चर्चा का विषय रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर हरियाणा के विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा की, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सांसद और विधायक बैठक में शामिल हुए, मुख्यालय में पहुंचे। इसके अलावा बाकी जिलों के विधायक वर्चुअल तरीके से इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी विधायकों और सांसदों को पार्टी की मजबूती का मंत्र दिया, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 25 कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10 सदस्यों का वर्किंग ग्रुप गठन करेंगे।
आपको बता दें कि नड्डा ने मंत्र सांसद और विधायकों को दिया, पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया गया, सभी विधायकों को कमजोर बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी देते हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में 25 कमजोर बूथों पर ध्यान दे विधायक, ये नड्डा की तरफ से कहा गया। बूथों पर ध्यान देने के लिए 10 सदस्यों की वर्किंग ग्रुप का गठन करें, ये भी एक निर्देश है और सभी सांसदों को 100 कमजोर बूथों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें सांसद 100 कमजोर बूथों पर ध्यान केंद्रित करें, ये आदेश दिया गया है और बूथों पर ध्यान देने के लिए भी 30 सदस्यों की वर्किंग कमेटी का गठन और पार्टी को मजबूत करने का भी मंत्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। बीजेपी का ये कार्यालय रिकॉर्ड कम समय में बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। आज हम हमारे श्रम मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमारी जो मीटिंग अरे दबाओ मत मेरा हाथ लिखा हुआ है। कुछ विषय जो आज चर्चा में आए हैं उसमें मेरा हाथ दबा रहे हो। विषय तो ये था कि ESI हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ESI की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था, 12 तो डिस्पेंसरीज हैं, 5 जो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेडेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ESI के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाला विभाग है वो सब मिलकर के MOU करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स और ESI हॉस्पिटल्स उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ESI अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके, इस नाते से हमने विचार किया है। इसी प्रकार हमारे दोनों क्षेत्रों का जो डाटा है उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ साझा करें ताकि जो श्रमिक हैं उनका डाटा यहाँ श्रम शक्ति मंत्रालय में है या हमारे पास PPP में जो डाटा आया है उसका भी हम आपस में इंटरजेक्ट करके और उसका लाभ ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ हो सके। आने समय में भी कुछ बेड्स अभी भी जो हमारे ESI हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर रिजर्व रखते हैं इस प्रकार के जो बाकी पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उसका उपयोग हम कर सकें ताकि लोगों को लाभ जो है सब जगह मिल सके। जहाँ श्रमिक रहते हैं और ESI हॉस्पिटल नहीं है या मानो छोटे डिस्पेंसरीज भी नहीं है वहाँ भी सरकारी अस्पतालों का उपयोग उसी आधार पर जो उनको जो सहायता ESI से मिलती है उस प्रकार की जो सहायता है उनको सरकारी अस्पतालों से मिले और जहाँ अच्छा नेटवर्क ESI का है वहाँ जनरल पब्लिक को भी उसका लाभ मिले। हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई-श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषता से लागू किया उसके आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नज़दीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अभी अरावली के 10,000 एकड़ ज़मीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए एक सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने एक पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा और ये हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हुए हम उनका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कुलदीप शर्मा ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। शिष्टाचार पूर्वक उनसे उनके आस्था और रेस्पेक्ट पे करने रिगार्ड्स पे करने के लिए आया था। सर क्या राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी कोई बातचीत हुई है? कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, सिर्फ उनसे हमारी I wanted to pay my regards to her because after a long time I was. सर आपका नाम चल रहा है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है? वो राजनीति में चलते रहते हैं लेकिन मेरी मुलाकात केवल शिष्टाचारवश थी और केवल उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी। हरियाणा के मुद्दों को लेकर भी कुछ बात हुई है क्या सर? उस पर रोक लगा दी गई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? प्रवक्ताओं की लिस्ट थी।
इस पर अभी चर्चा हो रही है, बात हो रही है और सब ठीक हो जाएगा। सर पहला बड़ा फैसला था उदयभान जी का, उस पर ही जो है रोक लग गई। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई आपस में बातचीत करके सब ठीक कर। सर अरविंद शर्मा का सर जो है लगातार हरियाणा जो उनके ही जो पार्टी के पूर्व जो मंत्री हैं उनको लेकर विवाद चल रहा है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? तो वहीं बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर निशाना साधते हुए पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेता एक दूसरे पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक उन्हीं की पार्टी के इतने वरिष्ठ सांसद ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है और ब्राह्मण्स की बात को उठाया है और सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, तो ये निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। तो वहीं पंचकुला में नगर निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी की बैठक हुई। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया और बैठक में पार्टी के विधायक, कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, प्रदेशाध्यक्ष और सभी मंत्रीगण और विधायकगण मौजूद रहे। सभी जिला अध्यक्ष बुलाए गए, सभी यूएलबी के अध्यक्ष बुलाए गए, सबसे फीडबैक लिया गया। लंबी चली इस बैठक में एक एक जो 47 क्षेत्र हैं जहां चुनाव हैं, उनकी यथास्थिति को डिस्कशन में लाया गया। कहां पार्टी किस मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, उस पर चर्चा हुई। हमारी सहयोगी दल सरकार में भारतीय जनता पार्टी जो है, उससे चर्चा हो, उससे बातचीत हो और आगे इस पर डिसीजन लिया जाए कि किस कैपेसिटी में कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चा हुई। कहां किसकी ड्यूटी लगाई जाए, कौन चुनाव का प्रभारी हो, अगले 25 दिन क्या मुद्दे हों जो जनता के बीच में ले जाए जाएं, क्या हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच में ले जाकर जिसके नाम पर वोट मांगा जाए। एक विषय और कि चेयरमैनशिप का चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ा जाए और मेंबर का चुनाव जो है वो अदरवाइज लड़ा जाए। इस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की हाईकमान पर यह फैसला छोड़ा गया है। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पर एक बार फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची पर हाईकमान की रोक को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच कोई तालमेल नहीं है और अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के नेता फैसला लेने में असमर्थ है। प्रियंका कुछ कहती है, राहुल कुछ कहते हैं और सोनिया गांधी कुछ कहती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर रणजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा सकी है। आम आदमी पार्टी के नेता पीएम बनने का दावा भी करेंगे तो भी यह उनका सपना ही रहेगा। कांग्रेस हमेशा ससोपाई में रही, वो कभी निर्णय ले नहीं सके और इंडिसिसिव है और वो इसी बात से फेल होते हैं। परिवार है, 3-4 घर के मेंबर हैं, प्रियंका जी किसी की सपोर्ट कर देंगे, हुड्डा साहब वो राहुल गांधी किसी कर देंगे, सोनिया जी किसी के कहने से कर देंगे, फिर बीच में कुछ और लोग आ जाते हैं। कांग्रेस के हमेशा ऐसे निर्णय हुए हैं, अपने गलत निर्णयों से कांग्रेस के वो कहते हैं ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन, तो कांग्रेस अपने एक्शन से गिर रही है। देखिए, आप आम आदमी पार्टी देखें कि हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बस ये सपना ही है ना, करने में लोगों में जाएंगे तब पता लगेगा। अब तक तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज हुई नहीं, अब वो प्रयास करेंगे तो आगे लोग तय करेंगे ना। वहीं कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा टोहाना में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ अशोक अरोड़ा, पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौर भी मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने 29 मई को फतेहाबाद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब जेजेपी और बीजेपी मिलके लूट रहे हैं प्रदेश को। अपने अपने आपने देखा होगा डिपार्टमेंट्स, कौन से डिपार्टमेंट से कौन ज़्यादा लूटेगा, ये विषय है। और ये हमारे से ज़्यादा दादा गौतम जी आपको जानकारी देंगे कौन कितना डकार रहा है, कौन कितना जिम रहा है और कौन अकेला खा रहा है कि साथ में और बाकी खा रहे हैं। ये खुल के बातें हो रही है। हमसे ज़्यादा डॉक्टर अरविंद शर्मा बताएंगे जो सांसद है बीजेपी के कि भाई क्या कौन कितना 350 करोड़ कौन खा गया। तो 2 नाम भी बता गए उस मीटिंग में, आपने मीटिंग में नाम देखा होगा, उन्होंने 2 नाम भी बता दिए। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता खुला मामला। तो ऐसे में
कहीं घोटाले, कहीं माइनिंग का घोटाला, कहीं भर्ती का घोटाला, कहीं HPSC में करोड़ों रुपए बरामद, मतलब खुला। तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ उठाए। हरियाणा में जल्द बदहाल डिस्पेंसरी और दूसरे चिकित्सा केंद्रों की कायापलट होने वाली है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दरअसल अंबारा के पिलखनी गांव में जर्जर हालत में डिस्पेंसरी को लेकर अनिल विज ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि अंबाला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे की मैपिंग करवाई जाएगी और जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिससे लोगों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े। इसको तो मेरे ख्याल का ये 2084-85 में पड़ी थी ये, उसके बाद थोड़े दिन चली है। इसको 10-12 साल तो बंद हो, 10 साल तो हो गए होंगे इसको बंद हुई। दिक्कत है यार, अभी कोई भी काम हमारा यहाँ नहीं है। इतनी दूर पर तिरेड़ी जाओ या फिर कैंट जाओ या समलेड़ी जाओ, एक जगह काम जो उरी हो जा वो अच्छा के दूसरी जगह जाओ वो अच्छा। चाहते अभी हमारा बढ़ना चाहिए। यही कहना चाह जी भी यहाँ से अच्छी सी बन जा बिल्डिंग, भी अस्पताल बन जाए यहाँ से कि बूढ़े बुजुर्ग यहीं से दवाई ले लें, भी बाहर ना जाना पड़ा, दिक्कत आ बाहर जाने में। नहीं, कई जगह पर ऐसी कठिनाइयाँ हैं, इसीलिए मैं सारे हरियाणा की मैपिंग करवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस किस स्तर की मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है। अभी डिमांड बेस्ड डिस्पेंसरियाँ या अस्पताल खुले हुए हैं, मैं नीड बेस्ड डिस्पेंसरियाँ या अस्पताल खोलना चाहता हूँ और उसके लिए टेंडर शायद फ्लोट हो चुका होगा। तो ये पहली बार होने जा रहा है, शायद देश में पहली बार ये होने जा रहा है कि मैपिंग करवाकर हम ये खोलेंगे। वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया है। साथ ही स्टाफ नर्सों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने काम को छोड़कर दूसरे कोई काम नहीं करेंगे। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। स्टाफ नर्स सुदेश ने बताया कि रोहतक और अन्य मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और स्टाफ नर्स का काम अलग अलग होता है, सब अपना अपना काम करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ है, मरीजों का हाल बेहाल है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, जिससे मरीजों का हाल बेहाल है। तीमारदार परेशान हैं क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। स्टाफ नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आपको जानकारी देते हैं कि स्टाफ नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते मरीज और तीमारदार परेशान नजर आ रही हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है। तो करनाल नर्सों की हड़ताल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ है। दरअसल आपको जानकारी देते हैं कि कई मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ इस वक्त हड़ताल पर है। मांगे क्या क्या है उनकी, तो सबसे पहली मांग है नई भर्ती की मांग की जा रही है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से कि नई भर्ती की जाए, जिससे कि उनकी भर्ती पूरी हो सके। और प्रमोशन की मांग की जा रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिससे नर्सिंग स्टाफ परेशान है और आज परेशानी के चलते वो हड़ताल पर बैठ गई हैं और अनिश्चितकालीन ये धरना उनकी तरफ से दिया जाएगा। अलाउंस देने की मांग की जा रही है नर्सिंग स्टाफ की तरफ से। ये बड़ी ऐसी मांगे हैं जो नर्सिंग स्टाफ करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे कार्यों में लगाने का विरोध किया जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ कहता है कि अपने कामों के साथ साथ दूसरा काम भी करना पड़ रहा है। नई भर्ती की मांग नर्सिंग स्टाफ की तरफ से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों में से 2 को पंजाब की फिरोजपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर गई है। आपको जानकारी देते हैं कि वहीं करनाल पुलिस 3 आरोपियों को पंजाब से लाने के लिए पंजाब पुलिस संपर्क में है। आरसी मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं और चौथे की तलाश चल रही है। साथ ही 3 गाड़ियों को भी पुलिस ने रिकवर किया है। करनाल एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि 4 आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनका मधुबन थाना पुलिस में केस दर्ज किया हुआ है। डिटेल पूछताछ के बाद चारों को जिला जेल में भेजा हुआ है।
सोनीपत जिले में भूजल स्तर की जांच के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर शुरू किए गए सर्वे की रिपोर्ट जून महीने के अंतिम दिनों तक फाइनल कर दी जाएगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि मौजूदा समय में हमारी धरती में कितना पानी बचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। जांच के लिए सर्वे शुरू, जून के आखिर तक आएगी रिपोर्ट। धरती में कितना है पानी चलेगा पता। लगातार गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। सीमा से यमुना नदी बहने के बावजूद सोनीपत जिले में पिछले कई सालों से भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। मुरथल, राई, गन्नौर जैसे ब्लॉक डार्क जोन में शामिल हैं, जिसके बाद भूजल स्तर पर पैनी नजर रखने के लिए रोहतक रेंज का ग्राउंड वाटर सेल साल में प्री मानसून और मानसून के बाद जांच के लिए सर्वे करता है। प्री मानसून सर्वे जून में शुरू होता था, लेकिन इस बार ज्यादा गर्मी को देखते हुए 10 दिन पहले शुरू कर दिया गया। मई जून में भूजल स्तर सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच जाता है। जुलाई में मानसून की दस्तक के बाद अगस्त और सितंबर में भूजल स्तर साल के सबसे ऊपरी स्तर पर होता है। ऐसे में मानसून से भूजल स्तर को कितना लाभ पहुंचा है, इसकी जांच के लिए अक्टूबर में फिर से सर्वे किया जाता है। वाटर का लेवल जो है हर साल जो है नीचे मतलब डाउन जा रहा है। आने वाले समय में जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई ना नहर है, ना कोई छोटा और रजवाया है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे यहाँ पे। और पानी का स्तर जो है अभी भी जो है 150 से नीचे जा चुका है। किसान जो है ये 2-3 फसल उगाता है यहाँ पे, गन्ने की, धान की, गेहूँ की। धान में पानी की जो है बहुत खपत होती है, उसके कारण भी एक जो है बहुत नीचे चला गया स्तर पानी का। सोनीपत जिले में भूजल सर्वे के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। टीमें ग्राउंड वाटर सेल की ओर से चयनित 140 पॉइंट पर पहुंचकर भूजल स्तर मापेंगी। आइए जानते हैं कि भूजल सर्वे के लिए कितनी जगह जांच की जाएगी। सोनीपत 20, मुरथल 17, गोहाना 15, गन्नौर 15, कथूरा 14, खरखोदा 25, मुंडलाना 17, राई 17। क्योंकि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ी है, इस वजह से हमारे भूजल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। बारिश भी काफ़ी लेट आई है और किसी भी संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम उसकी सही गुणवत्ता को और सही उसकी मात्रा को हम जांच लें। सोनीपत ज़िले में हमारे 140 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और इसके लिए हमने 6 टीम बना दी हैं, जो कि हमारा सर्वे का कार्य लगभग पूरा होने को है। एक बार सर्वे पूरा होने के बाद हम इस डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट फाइनल करके जून से के दूसरे हफ्ते तक हम सरकार को भेज देंगे। अक्टूबर 2021 की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक स्तर पर भूजल का आंकड़ा खुद देख लीजिए। गन्नौर 20.96 मीटर, गोहाना 3.46 मीटर, कथूरा 2.15 मीटर, खरखोदा 4.50 मीटर, मुडलाना 5.16 मीटर, राई 15.05 मीटर, सोनीपत 7.42 मीटर, मुरथल 27.87 मीटर। ग्राउंड वाटर सेल हर 5 साल में भूजल सर्वे के दौरान पानी की गुणवत्ता की भी जांच करता है, जिसके तहत पता चलता है कि किस ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी कृषि योग्य नहीं बचा है। पानी गुणवत्ता के सर्वे को 5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इस बार ग्राउंड वाटर सेल पानी की गुणवत्ता की भी जांच करेगा। सोनीपत से राम सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।